हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पिछली वीडियो में हमने क्रोमोसोम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्रोमोसोम्स की जो जनरल मॉर्फोलॉजी है और जनरल इंट्रोडक्शन क्रोमोसोम्स का पढ़ा था। अब ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सारा कुछ पढ़ना बाकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। और इसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और क्रोमोसोम में जीन्स कहाँ पर हैं, क्रोमोसोम में अगर डीएनए है तो वो किस तरह से है और वो कैसे एक्सप्रेस होता है। तो अगर हमें क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में पढ़ना है तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्रोमोसोम आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। क्रोमोसोम क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। अब न्यूक्लियो प्रोटीन यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यहाँ पर मौजूद हैं। क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन भी होती है और क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मतलब दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स क्रोमोसोम के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन कौन से हैं? क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। और न्यूक्लिक एसिड है। और प्रोटीन कौन सी है इसमें? डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है, ये एक तरह का टाइप है प्रोटीन का। तो ये दो चीज़ें मिलके क्रोमोसोम बनाती हैं। अब इसके अंदर 40% जो है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होती है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा होती है क्रोमोसोम के अंदर और डीएनए थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये थोड़ा सा कम डीएनए भी बहुत ज़्यादा डीएनए एक्चुअली होता है, मतलब प्रोटीन के हिसाब से कम है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डीएनए होता है। एक सेल का अगर आप डीएनए देखें तो वो तकरीबन, उसको अगर आप खोल के रखें तो वो 7 फीट का और 2 मीटर्स का हो सकता है, मतलब 2 मीटर का जो डीएनए है वो मौजूद होता है एक सेल के अंदर 2 मीटर तक का इतना बड़ा डीएनए जो है मौजूद होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डीएनए है। 40% डीएनए होता है क्रोमोसोम में, 60% प्रोटीन होती है और बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आरएनए का भी इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये आरएनए वो आरएनए होता है जो कि डीएनए से रिप्लिकेट हो रहा होता है, मतलब डीएनए से रिप्लिकेशन जब डीएनए की होती है तो डीएनए के अंदर कोई आरएनए निकलता है और वो जाता है उस वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ से ये वो थोड़ा सा आरएनए जो उस वक्त रिप्लिकेट हो रहा होगा वो आरएनए थोड़ा सा क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता बल्कि ये वहाँ से निकल जाता है। तो आरएनए इज़ आल्सो प्रेजेंट ड्यू ऑन द साइट्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस। जहाँ पर आरएनए बन रहा है उस जगह पर थोड़ा सा आरएनए मौजूद होता है, लेकिन ये क्रोमोसोम का कोई सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, बल्कि ये उसी वक्त वहाँ से बनता है और वहाँ से चला जाता है, जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से 40% डीएनए, 60% प्रोटीन मौजूद होता है क्रोमोसोम के अंदर। ये जो डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है ये हाईली कंडेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होता है, क्योंकि 7 फीट का डीएनए, 2 मीटर्स का डीएनए जो है, इतना बड़ा डीएनए एक सेल, इतने छोटे से सेल के अंदर ये आना बहुत ही मुश्किल है। तो इसे बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होना पड़ता है, बहुत ही कॉइल अप होना पड़ता है ताकि ये डीएनए उसके अंदर एक सेल के अंदर फिट हो पाए। वेरी लॉन्ग डीएनए इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम विच इज़ अनब्रोकन थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। और ये डीएनए क्या होता है? कंटिन्यूअस डीएनए होता है, कहीं भी ब्रोकन नहीं होता, कहीं से भी ये डीएनए टूटा हुआ नहीं होता। एक पूरे क्रोमोसोम के अंदर एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होगा और इतना लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल जो कि कॉइल अप होकर इस पूरे क्रोमोसोम में फैला हुआ होगा, लेकिन कहीं से भी ये मॉलिक्यूल टूटा हुआ नहीं होता। थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, इफ द strands of DNA from a single set of human क्रोमोसोम वर लेड डाउन द स्ट्रेट लाइन, इट विल बिकम 7 फीट 2 मीटर। मतलब एक सेल का अगर डीएनए खोल के हम स्ट्रेट सीधी लाइन में अगर पुट कर दें, रख दें, तो वो होगा 7 फीट का या फिर 2 मीटर्स का डीएनए वो एक सेल के अंदर मौजूद होता है। तो इतना बड़ा सेल के अंदर फिट कैसे होगा? इतना बड़ा जो डीएनए है वो 2 मीटर्स का डीएनए वो एक सेल के अंदर कैसे फिट होता है? तो ये अचीव होता है डीएनए की कॉइलिंग से। डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल अप होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस तरह से कॉइल हो होकर वो जो है एक सेल के अंदर वो फिट होता है। तो इतनी ज़्यादा डीएनए की कॉइलिंग होती है ताकि वो 2 मीटर्स का डीएनए एक सेल के अंदर फिट हो पाए। वन एग्जामिनेशन ऑफ द यूकैरियोटिक chromosome under the electron microscope was found like the string of beads। इसकी जब हमने क्रोमोज़ोम को जब देखा
यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा जाता है तो उसके अंदर हमें बेड्स मिलते हैं, मतलब एक तरह के दाने की शक्ल में इस तरह से हमें क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे ऐसे छोटे से बेड्स लगे हुए हैं, छोटे से जो है दाने लगे हुए हैं। और वो बेड्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसके अंदर वो प्रोटीन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वेयर 200 nucleotide containing DNA duplex is coiled around a octamer of histone protein। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो छोटे से बैड्स हमें दिखते हैं वो बैड्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसके वहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं। कितनी प्रोटीन? ऑक्टामर प्रोटीन। प्रोटीन का एक यूनिट होता है ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके अंदर 8 जो है वो हिस्टोन के प्रोटीन्स होते हैं। तो 8 प्रोटीन के यूनिट्स जो है ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं हिस्टोन। हिस्टोन के 8 जो है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। और ये ऑक्टामर साथ में इस ऑक्टामर पर क्या होगा, ये ऑक्टामर मिसाल के तौर पे प्रोटीन का यूनिट है, इसके ऊपर जो है वो कॉइल अप होगा डीएनए। और डीएनए जब इसके ऊपर कॉइल्ड अप होगा वो कितना डीएनए होगा? 200 न्यूक्लियोटाइड जितना डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर आप उन न्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो 200 न्यूक्लियोटाइड्स जितना जो डीएनए होता है वो मौजूद होता है एक हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर के ऊपर। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड जितना डीएनए जब कॉइल अप हो जाता है, ऊपर से रैप्ड होता है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल यूनिट बनाता है जो कि हमें एक दाने की तरह दिखता है। और ये यूनिट एक्चुअली क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। विच आर स्मॉल इन साइज एंड हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। और इसके अंदर जो जो प्रोटीन्स है हमारे पास, ये प्रोटीन क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक बेसिक प्रोटीन है। अब बेसिक बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या है? इसके अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद हैं वो अमाइनो एसिड क्या होंगे? वो बेसिक अमाइनो एसिड होंगे। अब बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं? हमें अमाइनो एसिड के हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, और एक होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, और एक होते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड के अंदर जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, अगर वो जिसका वहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप होता है, तो जिस प्रोटीन के अंदर बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं वो प्रोटीन एक्चुअली बेसिक प्रोटीन कहलाती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है? बेसिक प्रोटीन है। इसके अंदर 2 तरह के अमाइनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, एक है आर्जिनाइन और एक है लाइसिन। तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आर्जिनाइन और लाइसिन ये दोनों अमाइनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये दोनों अमाइनो एसिड क्या हैं? बेसिक अमाइनो एसिड हैं, बेसिक हैं, बेस हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या है? बेसिक प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज जो होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब द ऑक्टामर ऑफ द हिस्टोन फर्म कोर विच इज़ हाईली पॉजिटिव इन चार्ज। ये ऑक्टामर जो बनता है हिस्टोन का, मतलब 8 वाला जो हिस्टोन प्रोटीन 8 मिलकर एक 8 वाला यूनिट बनाती है। ये 8 वाला जो ऑक्टामर होता है हिस्टोन का, ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज होता है। और साथ में इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं डीएनए के साथ। अब देखें डीएनए क्या है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर डीएनए के अंदर क्या होते हैं? फॉस्फेट जो ग्रुप मौजूद होता है डीएनए के अंदर वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसी वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हिस्टोन और डीएनए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इस नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो डीएनए होता है वो रैप हो जाता है उस ऑक्टामर के ऊपर, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो है वो रैप हो जाता है, और उसके ऊपर इस तरह से डीएनए मौजूद होता है और एक यूनिट बना लेता है, और इस यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए जो होता है वो पहले न्यूक्लियोसोम बनाता है, और छोटे न्यूक्लियोसोम जो है बहुत सारे बन जाते हैं। तो उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम फर्दर क्या होते हैं? कॉइल अप होते हैं, फर्दर आपस में जो है कॉइल हो जाते हैं। द न्यूक्लियोसोम एंड हिस्टोन कोर एक्ट एज ए मैग्नेटिक फॉर्म दैट प्रमोट द गाइडेंस ऑफ द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम होगा, हिस्टोन का जो कोर होगा वो गाइड करता है डीएनए को उसके ऊपर कॉइल करने के लिए, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और वो एक हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है।
उसके बाद फर्दर कॉइलिंग अकर्स इन द स्ट्रिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम रैप अप इनटू द हायर ऑर्डर ऑफ कॉल्ड सुपर कॉइल। तो उसके बाद ये जो न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं, ये फर्दर जो है न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते हैं और ज़्यादा सुपर कॉइल होकर ये क्रोमोसोम को बनाते हैं। अब इनकी जो स्टेजेस हैं उनको हम देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरह से इसकी कंपोजिशन है। अब इन स्टेजेस में आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूक्लियोसोम किस तरह से बन रहे हैं और किस तरह से आगे चल के क्रोमोसोम बन रहा है। सबसे पहले बात हो रही है एस फेज़ की। हमारे पास सेल साइकिल के अंदर कुछ फेज़ होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है G1 फेज़, उसके बाद एस फेज़ आता है, उसके बाद हमारे पास G2 फेज़ आता है। ये जो है प्रिपरेटरी फेज़ हैं, इनके अंदर जो है सेल डिवीज़न नहीं होती, बल्कि इनके अंदर प्रिपरेशन होती है सेल डिवीज़न की, जिसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स भी बनते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है न्यूक्लियोसोम की। तो न्यूक्लियोसोम हमारे पास एस फेज़ के अंदर बनते हैं और सेल डिवीज़न के अंदर जो सेल साइकिल होता है उसमें एस फेज़ के अंदर ये बनते हैं। जस्ट आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए की रिप्लिकेशन के बाद ये जो है हमारे पास बनते हैं, क्योंकि डीएनए जो रिप्लिकेट हो रहा है अब वो न्यूक्लियोसोम बनाएगा और उसके बाद आगे चल के उससे क्रोमोसोम बनेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल अप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कोर। प्रोटीन के जो है 8 प्रोटीन्स होंगी, 8 मॉलिक्यूल्स होंगे एक हिस्टोन प्रोटीन के, जो आपस में ऑक्टामर बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो रैप होगा ये पूरा डीएनए, और ये डीएनए उसके ऊपर पूरा रैप्ड होकर एक यूनिट बनाएगा और इस यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसको जो है एक पिक्चर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 8 जो है यूनिट हैं प्रोटीन के। एक ये है, यहाँ पर 4 ये हैं और ये 4 हमारे पास हैं। 8 यूनिट जो हैं ये प्रोटीन के हैं, जो कि मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं और ये ऑक्टामर जो है ये हिस्टोन प्रोटीन का है। तो ये हिस्टोन का एक ऑक्टामर मौजूद है। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पर ये डीएनए है और ये हिस्टोन और डीएनए ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम है जिसके अंदर हिस्टोन के ऊपर क्या है, डीएनए रैप हो रहा है, डीएनए उसके ऊपर कॉइल हो रहा है, और ये दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोसोम है। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम आपस में बनते हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोटीन है और प्रोटीन के ऊपर यहाँ पर ये सपोज़ ये प्रोटीन है, इसके ऊपर हमारे पास रैप हो रहा है क्या, इसके ऊपर हमारे पास डीएनए जो है वो रैप हो रहा है। अब डीएनए इसके ऊपर रैप्ड है। आगे पढ़ते हैं। ईच न्यूक्लियोसोम इज़ लिंक्ड बाय स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए का लिंकर डीएनए, ये 2 नैनोमीटर होता है। तो अब लिंकर डीएनए क्या है, हर न्यूक्लियोसोम के बाद जो है छोटा सा पार्ट होता है डीएनए का, जो कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से मिलाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम होगा और इसके ऊपर ये डीएनए रैप्ड होगा। तो ये छोटा सा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं ये लिंकर डीएनए है। ये वो डीएनए है जो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में मौजूद है। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। इन दोनों के बीच में जो डीएनए मौजूद है, ये डीएनए क्या है, ये लिंकर डीएनए। तो यहाँ पर ये लिंकर डीएनए, यहाँ पर ये लिंकर डीएनए। तो ये लिंकर डीएनए एक्चुअली क्या करता है, ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से मिलाता है, उन दोनों को लिंक करता है, और ये 2 नैनोमीटर्स तक थिक होता है। मतलब इन डीएनए की जो थिकनेस होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, इसका डायामीटर 2 नैनोमीटर होता है। इन दिस वे द चेन ऑफ बैड अपीयरेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम जो हैं ये आपस में कॉइल अप जब होते हैं तो न्यूक्लियोसोम की एक बेड इस तरह से बन जाती है, और ये जो है न्यूक्लियोसोम की एक चेन बन जाती है। ये चेन जो है ये कहलाती है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। और न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की जो हमारे पास डायमीटर होता है, ये इतनी जो लेंथ होती है, ये डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है। तो डीएनए की हमारे पास कितनी थी, 2 नैनोमीटर। यहाँ पर डीएनए है, इसकी 2 नैनोमीटर है, जबकि ये डीएनए आगे जाकर न्यूक्लियोसोम से मिल रहा है और यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम का जो बेड बना रहा है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, इसका डायमीटर है 10 नैनोमीटर। उसके बाद आते हैं दूसरा, हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर जब बनती है। अब न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो होगी वो बिगिन टू कॉइल ऑन एक्सिस, वो फर्दर जो है वो कॉइल अप होती रहेगी अपने एक्सिस पर, मतलब वो फर्दर इस तरह से कॉइलिंग करेगी। और जब ये कॉइलिंग होगी तो यहाँ पर हमारे पास 30 नैनोमीटर्स तक थिक जो है एक फ़ाइबर बनेगी जिसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर जो है ये कब बनती है, ये G2 फेज़ के अंदर बनती है। सबसे पहले G1 फेज़ था, उसके बाद एस फेज़,
और उसके बाद G2 फेज़। तो G2 फेज़ के अंदर क्या बन रही है, क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर जो होती है ये एक्चुअली कब बनती है, जब हमारे पास न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रिंग थी वो आपस में कॉइल अप होती है। अब इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये डीएनए मौजूद था और ये आगे चल के जब प्रोटीन के साथ यहाँ पर रैप हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियोसोम बने हैं और ये न्यूक्लियोसोम का पूरा बेड बन गया है, स्ट्रिंग बन गया है, तो इसे न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कहा हमने। उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम आगे चल के कॉइल अप जब हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियोसोम जो है आपस में मिल गए हैं और ये क्रोमेटिन फाइबर हमारे पास बन गई है। तो यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से बन जाती है। क्रोमेटिन फाइबर के अंदर जो है हमारे पास दो रीजन्स हमें दिखते हैं, दो इसके टाइप्स होते हैं, मतलब दो रीजन्स हैं इसके, दो एरिया हमें मिलते हैं क्रोमेटिन फाइबर को अगर हम देखें। इसके अंदर एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यू क्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस एंड अनएक्सप्रेस वेयर यू क्रोमेटिन इज नॉन कंडेंस एंड इट बिकम्स कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अब ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये एक्चुअली हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है क्रोमेटिन फाइबर का, जहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम हैं वो बहुत ही कंडेंस होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इन जुड़े हुए होने के कारण जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो डीएनए होता है वो डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उस डीएनए से आरएनए नहीं बनता और वो डीएनए उस डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकती। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो कंडेंस होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ जो है न्यूक्लियोसोम आपस में थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम क्या है, यहाँ पर आपस में दूर दूर न्यूक्लियोसोम मौजूद हैं और इनकी वजह से यहाँ से जो डीएनए होता है उस डीएनए से प्रोटीन बन सकती है, वहाँ से आरएनए बनता है और वहाँ से प्रोटीन जो है वो बनती है। तो इस तरह से ये वाला जो डीएनए है ये कहलाता है यू क्रोमेटिन और यहाँ पर ये जो डीएनए है कंडेंस डीएनए ये हेट्रोक्रोमेटिन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये ज़्यादा कंडेंस होता है और यहाँ से ये एक्सप्रेस नहीं होता डीएनए, मतलब यहाँ से प्रोटीन नहीं बनती, यहाँ के डीएनए से प्रोटीन नहीं बनती, ये एक्सप्रेस नहीं होता। जबकि यू क्रोमेटिन का जो डीएनए है वो क्या होता है, वो एक्सप्रेस होता है और वहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम है वो थोड़े से दूर होते हैं, वो थोड़ा सा कम कंडेंस होता है और उसकी वजह से वो एक्सप्रेस भी हो पाता है। और ये कंडेंस तब होता है जब सेल डिवीज़न होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद क्रोमोज़ोम बनते हैं। तो क्रोमोज़ोम क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सारा क्रोमेटिन फाइबर वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। द जीन्स ऑफ द यू क्रोमेटिन एक्सप्रेस्ड एंड एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। तो उसके बाद ये जो जीन्स हैं इन यू क्रोमेटिन पर जो जीन है ये जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन क्योंकि वो ज़्यादा कंडेंस है तो वहाँ पर जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते। इस क्रोमेटिन फाइबर में क्या हो रहा है, यहाँ पर जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं यू क्रोमेटिन में। उसके बाद सुपर कॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म क्रोमेटिड। अब यहाँ पर जो ये क्रोमेटिन फाइबर है या फिर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन क्या होता है, ज़्यादा सुपर कॉइल होता है जब प्रोफेज आता है। तो सेल डिवीज़न स्टार्ट हो रही होती है सेल साइकिल के अंदर जब प्रोफेज आता है। तो प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन फाइबर जो होती है वो हायर कॉइलिंग करता है। ये क्रोमेटिन फाइबर और ज़्यादा कॉइल होता है और जब ये कॉइल होगा तो हमारे पास इसका जो है डायमीटर बढ़ेगा। पहले 30 नैनोमीटर था और अब ये डायमीटर बढ़ बढ़ के 300 नैनोमीटर बन जाएगा। और उसके बाद जब ये एक आर्म बनाएगा, उसकी क्रोमोज़ोम की जब एक आर्म बनती है तो उसका जो डायमीटर होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉइल अप होकर 700 नैनोमीटर तक ये क्रोमोज़ोम को बना देते हैं। और ये क्रोमोज़ोम कब बनता है, जब सेल डिवीज़न होने लगती है प्रोफेज़ के अंदर, सेल डिवीज़न के पहले पहले फेज़ के अंदर। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये डीएनए मौजूद है और डीएनए के अंदर ये छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या मौजूद है, जीन्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये डीएनए है और ये आगे चल के हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब कॉइल अप होगा तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनेगा। अब न्यूक्लियोसोम फर्दर जो है ये कॉइल अप होकर हमारे पास ये क्या बना रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर बना रहे हैं। और ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये एक जगह पे कॉइल अप बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होगी, जो कि कहलाता है क्या है, वो कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। और जहाँ पर कंडेंस नहीं होगी वो कहलाता है यू क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन मटेरियल ज़्यादा कंडेंस होकर आगे इसका डायमीटर बढ़ेगा और आगे चल के ये एक आर्म बना देगा इसकी। और जब क्रोमोज़ोम की आर्म बनेगी तो इसका डायमीटर होगा 300
सॉरी 700, तो यहाँ पर इसका नैनोमीटर 700 नैनोमीटर इस क्रोमोसोम की आर्म का जो डायमीटर है वो होता है। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।